सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और हमारा जो चैप्टर 5 चल रहा है उसका नाम है आइडल और रियल गैसेस। और इसमें हम लोग अब तक ट्रिपल पॉइंट पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट बताया था। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री फेसेस ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट। जैसे कि जो किसी सब्सटेंस के तीन फेस होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो जिस पॉइंट के ऊपर तीनों फेस एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन क्या होती है? ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन ये होती है कि जो टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है दैट शुड बी 0.611 किलो पास्कल। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मैच करनी चाहिए। रियल गैस, जो हमारी परफेक्ट गैस इक्वेशन है, उसमें क्या होता है, कुछ एजम्पशंस होती हैं। और वो एजम्पशन मैंने बताई थी कि मॉलिक्यूल जो है दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। Molecule do not act forces on one another, or collision of molecule with one another will be perfectly elastic, or finite volume of gases contain large number of molecules. तो बट जो रियल गैसेस हैं वो ये एग्जम्पशंस हैं उसको फॉलो नहीं करती। इसीलिए जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है P = mRT, वो उसको फॉलो नहीं करती। और जिसका मेन कारण क्या होता है? शेप फैक्टर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके अलावा जो रीजन है उसका वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो तीसरा होता है क्वांटम इफेक्ट। और बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन जो हमारी रियल गैसेस हैं वो परफेक्ट गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। तो रियल, जैसे कि परफेक्ट गैस इक्वेशन जो है वो आइडियल गैस के, सिमिलरली वंडर वाल इक्वेशन जो है वो क्या रियल गैसेस के लिए। अगर हम बात करें हमारी वंडर वाल इक्वेशन की, तो वंडर वाल इक्वेशन में क्या होता है? उसमें हम जो तीन एजम्पशन जो हमने कंसीडर की थी वो फॉलो तो होते ही नहीं है रियल गैसेस में। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें हम दो चीजें कंसीडर करते हैं। और वो दो चीजें कौन कौन सी होती है? एक, जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो हम वॉल्यूम को कंप्रेस नहीं कर पाते, जो गैसेस को कंप्रेस नहीं कर पाते, तो एक तो हम वॉल्यूम के अंदर करेक्शन करते हैं। और दूसरा, जो प्रेशर में जो वेरिएशन है उस प्रेशर की हम करेक्शन करते हैं। तो जब हम ये दो चीजों की करेक्शन करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन बनती है परफेक्ट गैस इक्वेशन से चेंज होके, उसे बोलते हैं हम लोग वंडर वाल इक्वेशन। और वो होती है P + A/V² into V - B = RT, and it is called after the scientist van der Waal who proposed this equation. So this is the van der Waal equation जो हमने कल करी थी। और उसके बाद हमने कल किया था एमेगट लॉ। और एमेगट लॉ क्या कहता है? ये हम नॉर्मली जब मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए यूज करते हैं। अब आप जानते हैं कि जितनी भी गैसेस हैं वो क्या है? मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो एमेगट लॉ क्या कहता है? that volume of a mixture of ideal gases is equal to the sum of partial volume or separated volume of the constituent gases when they are determined at the temperature and pressure of the mixture। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो टोटल वॉल्यूम है मिक्सचर का दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस व्हेन दे आर फाइंड आउट एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। मान लो 10 गैसेस हैं, 10 गैसेस को सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे रखा हमने। तो 10 गैसेस का अगर आप उनको कंबाइन कर देते हैं तो जो उसका टोटल वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। अगर हम हर गैस को सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे रखेंगे तो जो एक गैस का वॉल्यूम होगा B का, C का, D का, E का, और हम सबको ऐड कर देंगे तो जो मिक्स का वॉल्यूम है वो उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। सो दिस इज द एमेगट लॉ, जो मैंने आपको कल इसकी डेरिवेशन भी करवाई थी, डेफिनेशन भी बताई छोटी सी। और इसमें तीन टर्म आती हैं, पार्शियल प्रेशर रेशो और पार्शियल वॉल्यूम रेशो। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर जो मैं कल आपको बताई भी थी। अब हम आगे चलते हैं। आज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज इन आइडियल और रियल गैसेस। तो ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म में एग्जाम में आपके कई बार आती हैं। तो सबसे पहले है आइडियल गैस मिक्सचर, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर ideal gases is called ideal gas mixture. Like if there are ideal gases जिनको हम assume करते हैं,
तो उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस मिक्सचर। एग्जाम्पल के लिए मान लो 3 गैसेज हैं ए, बी और सी, और उनको हम सर्टेन मिक्सचर को एक सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे अगर हम उनको कंबाइन करते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, V। सो द टोटल मास of the mixture will be sum of the masses of individual constituents। क्या मतलब है इसका कि मान लो पास 3 गैसेज है A, B और C, उनका तीनों का प्रेशर P है, उनका जो टेम्परेचर है सबका वो T है, और जो V है वो मिक्सचर का वॉल्यूम है। तो जो उस गैस का जो मास मिक्सचर का क्या होगा, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ द ईच गैस। मान लो 3 गैस हैं, एक ने 30% ऑक्यूपाई, एक 30% है, एक 30% है, दूसरी 40% है। तो जब हम इन तीनों गैसों के मास की बात करेंगे, मान लो उनका मास 1 किलोग्राम है, तो ए मास कितना हो गया 0.3 kg, बी का हो गया 0.3 kg और सी का हो गया 0.4 kg। टोटल कितना हो गया 1 kg। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस मिक्सचर। और जैसे नाम बता रहा है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। Components of the mixture: the individual gases say A, B, C, etc. in a gas mixture are called component of the mixture। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर है, एयर के अंदर ये क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर डिफरेंट गैसेज हैं। तो जो ये डिफरेंट गैसेज हैं, जो ये उनका मिक्सचर है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल गैस मिक्सचर। और जो ये गैसेज हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, दे आर द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म इज मास फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज मास फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट टू दैट ऑफ द टोटल मिक्सचर, इज नोन एज द मास फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ, मान लो 3 गैसेस, मैंने एग्जांपल लिया ए, बी और सी। एक गैस का जो मास है वो 0.3 kg है, बी का जो मास है वो 0.3 kg है, और सी का मास भी 0.3 kg है। तो मास फ्रैक्शन भाई क्या होगा, मास ऑफ गैस ए 0.3 kg डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल गैसेस 1 kg, दैट इज 0.3। सिमिलरली बी का कितना होगा, मास ऑफ बी गैस दैट इज 0. डिवाइड बाय टोटल इज 1, तो 0.3 by 1 1। और सिमिलरली अगर सी गैस है, उसका जो कंपोनेंट है उसका मास 0.4 है और टोटल कितना है 1, तो उसका जो मास फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 0.4 by 1 is equal to 1। और जितने भी हमारे मास फ्रैक्शन है उनका जो सम होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू YA, YB, YC, और इनका सम जो है दैट वुड बी इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास फ्रैक्शन। अब ये तो होगी मास फ्रैक्शन की टर्म्स। मोल फ्रैक्शन एक टर्म होती है, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है जब हम उसके मोल्स की बात करते हैं। मान लो 3 गैसेस हैं, तो अगर आप उनके, मान लो कि 3 गैसेस हैं, एक के तीनों के मोल्स हैं, एक के मोल से 10 हैं, एक के 15 हैं और एक के 20 हैं, तो तीनों के मोल कितने हो गए, 10, 15 और 20, दैट इज 45। चलो उसको आसान कर लेते हैं, एक के मोल हो गए 15, एक के हो गए 10, एक के हो गए 15 और एक के हो गए 25। तो 10, 15 और 25 टोटल कितने हो गए 50। ठीक है, मान लो गैस ए है, ए गैस के 10 मोल थे और टोटल से 50, तो 10/50 कितना हो गया, 10/50 इज 0.2। तो जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना हो गया, 0.2 हो गया। सो दिस वैल्यू इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन। और इसको नॉर्मली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XA से। इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास 3 कलर की बॉल है, बॉल ए, बॉल बी और बॉल सी। बॉल ए का कलर तो है बॉल रेड कलर की बॉल है और आपके पास 5 बॉल है, नंबर ऑफ बॉल 10 है, सॉरी। बी जो आपके पास ब्लू कलर की बॉल है उसकी आपके पास 15 बॉल्स हैं, और उसके बाद सी जो बॉल है वो आपके पास 25 है, उनका कलर ब्लैक है। तो फर्स्ट हमारे पास रेड बॉल थी जो हमारे पास नंबर था 10, तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी होगी 50। तो 10 है 50, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बॉल ऑफ टाइप रेड, ये टाइप ए, इज हाउ मच 20%। वाई
10/50 दैट इज 0.2। दोबारा का एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, रेड 20 है, ब्लू 15 है और ब्लैक 25 है, टोटल कितनी होगी 50। अब मान लो जो ए बॉल है जो रेड कलर की है, तो 10/50 का मतलब हो गया 0.2। तो अब बॉल हो गया मोल, हमारा मोल। मोल क्या होता है बेसिकली कि जो हमारी जो गैसेस बनती हैं या जो कोई भी अगर मॉलिक्यूल बनता है वो मोल से मिलके बनता है, नंबर ऑफ मोल्स को जब हम कंबाइन करते हैं। तो पर्टिकुलर गैसेस के केस में हम मोल की बात करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, ए गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द आइडियल गैस मिक्सचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। और इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज सिमिलर टू मास फ्रैक्शन, पर वहां पे हम मास की बात करते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं मोल की। तो सिमिलरली ए गैस के लिए एक्स ए, बी के लिए एक्स बी और सी के लिए एक्स सी। ऐसी कोई टर्म आती है जिसका नाम है वॉल्यूम फ्रैक्शन। जैसे आपने अभी कैलकुलेट किया था मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, वैसे ही होता है, वैसे होगा हमारा वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिए टर्म यूज करते हैं जेड, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by a constituent if theoretically assumed to be separated at the pressure and temperature of the mixture to the total volume of the mixture is called as volume fraction। इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, आपने क्या किया, उस कंटेनर में गैस रखी है, गैस ए, उसका प्रेशर है P, टेम्परेचर है T। तो एट प्रेशर P और टेम्परेचर T पे उस कंटेनर के अंदर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो क्या हो गया, उस वॉल्यूम ऑफ गैस ए। सिमिलरली क्या किया आपने, सेम कंटेनर के अंदर एक सेकंड गैस ली, गैस बी, और उसने जो मास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो क्या हुआ, वॉल्यूम बी। और उसके बाद सिमिलरली आपने एक और गैस ली, उसको उसके अंदर कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया, सेम प्रेशर पे और टेम्परेचर पे, उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया दैट इज द वॉल्यूम सी। अब उसके बाद जब आपने सारी गैसेस को कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके कंटेनर में डाल दिया और उनका प्रेशर P रखा और टेम्परेचर T रखा, तो उस सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, उस वॉल्यूम का रेशो, जैसे कि आपने ए गैस को पहले लिया सेपरेटली, आपने उसको कंटेनर में स्टोर कर दिया, तो सेम प्रेशर टेम्परेचर पे उसने जो स्पेस लिया डिवाइड बाय, जब आपने तीनों गैसेस को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद जब आप कंटेनर में डाला, तो जो उसका वॉल्यूम था टोटल, तो उन दोनों की जो रेशो होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड ए क्या हो गया हमारा, वी ए अपॉन वी, और जेड बी क्या हो गया, जेड बी हो गया हमारा वी बी अपॉन बी, और जेड सी क्या होगा, वी सी अपॉन वी। और जेड सी का मतलब क्या हुआ, जब आप सी गैस को, सिर्फ सी गैस को सेपरेटली कंटेनर में रखते हैं एट प्रेशर P और टेम्परेचर T, जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा डिवाइड बाय, जब आप सारी गैसेस को उसके अंदर रखते हो तो उनकी उस रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द वॉल्यूम फ्रैक्शन। और जैसे कि मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इनका सबका सम इक्वल टू 1 था, उसी तरीके फ्रैक्शन है उसका सम भी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 1। सो अब तक हमने जो 5 टर्म्स करी थी वो 5 टर्म होगी हमारी, तो आइडियल गैस मिक्सचर, एक कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, मास फ्रैक्शन, उसके बाद हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल को हम वाई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को वाई से, देन वॉल्यूम फ्रैक्शन जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 6 है हमारे पास, दैट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन। The partial fraction of any component in a mixture of gases is defined as the pressure of the component if it is alone occupied the entire volume of the mixture at the same temperature। देखो क्या मीनिंग हुआ, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर का हमने टेम्परेचर T मेंटेन किया हुआ है, और मैंने ए गैस को लिया, ए गैस का मास था से 1 किलोग्राम टोटल है, और ए गैस का जो मास है वो 0.1 kg है। तो मैंने 0.1 kg ए गैस को उस कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया, उसने क्या किया, पूरा वॉल्यूम ले लिया, तो उस गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए के साथ, ठीक है, या पी ए से या P1 से।
सिमिलरली मान लो हमने एक गैस और ली, गैस नंबर 2, गैस नंबर 2 को उसी कंटेनर में रख दिया, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, सेम टेम्परेचर रखा, तो सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पे जो उसका प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस नंबर 2। सिमिलरली हमने गैस नंबर 3 ली, गैस नंबर 3 को भी सेम स्टोरेज में कंटेनर में स्टोर कर दिया। जब हमने उस सेम कंटेनर में उसको स्टोर कर दिया तो उस सेम कंटेनर में स्टोर करने के बाद जो उसका पार्शियल जो प्रेशर होगा वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। तो इस तरीके से जब आप गैसेस को सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पे किसी कंटेनर में स्टोर करते हैं तो जो उसका प्रेशर इंडिविजुअल गैस का होगा दैट इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। और अगर आप उन सारी गैस को मिक्स कर दो, गैस नंबर ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी, उन सबको मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद वापस उस कंटेनर में आप फिक्स कर दो, उसके अंदर फिल कर दो, तो वो सारी गैस सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पे होंगी। तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो उन सारी गैसेस का जो प्रेशर पी है वो किसके इक्वल होगा, जब आपने एक गैस को फर्स्ट अलग सेपरेटली लिया और उसमें स्टोर कर दिया तो उसका पार्शियल प्रेशर P1, आपने फिर उसको निकाल दिया, फिर दूसरी गैस को उसके अंदर स्टोर किया जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा P2, फिर उस गैस को निकाल के तीसरी गैस को उस कंटेनर के अंदर डाल दिया, सेम वॉल्यूम टेम्परेचर पे जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। तो इस तरीके से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस है तो टोटल प्रेशर जो है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ this partial pressure of each gas when they are separately kept in the container at constant volume and temperature। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। और P is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on up to Pg। एग्जाम्पल के लिए हमारी एटमॉस्फेरिक जो आसपास गैसेज हैं इसमें मान लो 5 गैसेज हैं, से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। अब ये जो गैसेज हैं इनका मास भी क्या है, अलग अलग है, बट अब हमारी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना था, 1 बार। बट 1 बार क्या है, ये उन सारी गैसेज का टोटल प्रेशर है। पर आप जानते हैं नाइट्रोजन का प्रेशर अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, हीलियम का अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है। क्यों? बिकॉज हमने क्या किया हुआ है, इन सारी गैसेज को हमने ऐड किया हुआ है। और जब हम इन सारी गैसेज को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद उन गैसेज का जो प्रेशर होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उन वो मान लो ए गैस है उसका अलग एक प्रेशर है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है, और उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेज। एक एग्जांपल और देता हूँ, मान लो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और एक वॉल पे पहले ए ने फोर्स लगाई, तो उसने जो फोर्स लगाई वो ए की होगी, फिर उसको हमने हटा दिया, हमने बी को लगाया, बी ने फिर वॉल के ऊपर फोर्स लगाई, उसने जो फोर्स लगाई वो ए से डिफरेंट होगी, तो वो क्या होगी, वो हो गया मान लो प्रेशर अप्लाइड बाय ए, फिर प्रेशर अप्लाइड बाय बी, उसके बाद दोनों को हटाया, तीसरे को लगाया, तो तीसरे जो प्रेशर लगाया वो वाला होगा प्रेशर अप्लाइड बाय सी। तो जो टोटल पर अगर हम सबको एक साथ लगा दें तो कितना प्रेशर हुआ, total pressure will be equal to force applied by A, force applied by B और force applied by C। जब तीनों को ऐड कर देंगे तो उनके प्रेशर के इक्वल इंडिविजुअल प्रेशर को हम ऐड कर देंगे, तो उन तीनों के बराबर जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज द प्रेशर ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय दिस 10 स्टूडेंट ऑन दिस वॉल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर। इस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर। अब ये नेक्स्ट टर्म है हमारी, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड कंप्रेसिबिलिटी चार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नॉर्मली 5 मार्क्स एग्जाम में आता है। अब हम सबको मालूम है कि जो हमारी जो रियल गैसेस हैं वो हमेशा ऑल टुगेदर दे बिहेव डिफरेंटली विद द आइडियल गैसेस। और अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें रियल गैसेस की के बिहेवियर को किसी इक्वेशन से अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट इक्वेशंस बनाई है, बट ये इक्वेशन क्या है, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दे गिव एक्यूरेट रिजल्ट ओनली इन सर्टेन रेंज, मतलब सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर में ही जो उनके रिजल्ट मिलते हैं वो ठीक होते हैं।
तो हम क्या करते हैं, to in addition to these, the use of this equation requires a determination of constant for different gases experimentally. अब होता क्या है, PV is equal to MRT, हम रियल गैसेस के लिए इसको क्या लेते हैं, PV is equal to ZRT, और Z क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और वो हर गैस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसकी वैल्यू 1 से कम भी सकती है, 1 के इक्वल भी सकती है, और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए परफेक्ट गैस के लिए जो हमारे जेड की वैल्यू तो होती है 1, पर रियल गैस की वैल्यू क्या होती है, इस 1 से कम होगी या 1 से ज्यादा होगी। तो याद रखना, तो जेड की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 फॉर रियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस, और लेस देन 1 और मोर देन 1 फॉर द रियल गैस। समटाइम आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपका क्योंकि आपकी लैब भी होती है, तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं भी कि इन व्हाट कंडीशन द PV is equal to ZRT may be applied on the ideal gases. So answer is when Z is equal to 1, it may apply on the ideal gases. Okay, आगे चलते हैं। The value of compressibility factor, that is Z, जो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा हम कलेक्ट करते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, फिर हम डेटा को एक रिड्यूस्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग रिड्यूस्ड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जो कि नॉन डायमेंशनल प्रॉपर्टी होती है। आप देखते हैं हम प्रॉपर्टी को नॉर्मली जो रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं P फॉर प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम। एक और टर्म मैंने आपको बताया क्रिटिकल फैक्टर। क्रिटिकल फैक्टर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, PC, TC और VC, यानी वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये तो अब मैंने बताया ना। अब ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इस स्टडी को इजी करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको रिड्यूस प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, जो नॉन डायमेंशनल प्रॉपर्टीज हैं। अब वो कैसे बनाते हैं रिड्यूस डायमेंशनल प्रॉपर्टीज, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी प्रेशर की वैल्यू है ना, उसको क्रिटिकल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक गैस है और उसका प्रेशर P है, और उसका क्रिटिकल प्रेशर हमें मालूम है कि क्रिटिकल पॉइंट पे इसका प्रेशर PC होगा। अगर हम उस P को, जैसे आप डायग्राम दे सकते हैं, अगर हम उस P को PC से डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है हमारा रिड्यूस वेरिएबल। क्या वेरिएबल? तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप रिड्यूस टेम्परेचर TR भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि TR इज इक्वल टू T अपॉन C। सिमिलरली आप वॉल्यूम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज V अपॉन VC। ठीक है, अगर हम यहाँ पर VC की वैल्यू पुट कर दें, आप जानते हैं कि जो PV इज इक्वल टू RT, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट पे लगाएं तो क्या होगा, VC इज इक्वल टू RTC। वहां से हम क्या करते हैं, VC की वैल्यू निकालते हैं। VC की वैल्यू क्या है, RTC अपॉन PC, और वो वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ पर VC RTC अपॉन PC, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, V अपॉन RTC अपॉन PC, या यू कैन से PCV अपॉन RTC। इससे हमें क्या मालूम पड़ा, अच्छा ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एनी फ्लूइड जो है वो दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, और जो उसकी दो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है आपके सामने है। देखो, वॉल्यूम जो है वो तो उसका नॉर्मल वॉल्यूम है, वही वॉल्यूम एट एनी टाइम। बट जो हमारे जो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो किस किस पर डिपेंड करता है, वो एक तो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, और एक डिपेंड करता है उसके प्रेशर के ऊपर। सो मेनली जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो उसकी दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। वन प्रॉपर्टी इज योर टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टी इज योर प्रेशर। सो एज पर इक्वेशन यूज फॉर रियल गैसेस, वो क्या होता है हमारा, मैंने शुरू में बताया था आपको, रियल गैस के लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो क्या होता है, PV इज इक्वल टू ZRT। जेड को हम क्या लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT। ये देखो, PV इज इक्वल टू ZRT और Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT।
अगर हम क्या करें इस इक्वेशन को, अगर हम क्रिटिकल इसके P और V की और T की वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो P की वैल्यू हमारी क्या है? हाँ जी, क्या वैल्यू होगी P की? देखो यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू पी अपॉन पी सी, तो P क्या बन गया? पी आर इंटू में पी सी। हमने उसकी ये वैल्यू पुट कर दी। कौन सी वैल्यू पुट कर दी हमने क्या किया, तो हमारे पास ये वैल्यू थी, ये वाली देखो, हमारे पास जो P की ये वैल्यू थी वो हमने क्या किया, उसकी इस वैल्यू को हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दिया। कहाँ पर? Z वाली इक्वेशन में, राइट। जैसे ही आपने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी तो P की वैल्यू क्या आई? पी आर पी सी। ऐसी वॉल्यूम की वैल्यू आ गई वी आर वी सी, और R की वैल्यू क्या आ गई? टी आर टी सी। अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू को अलग कर देते हैं और रिड्यूस वैल्यू को अलग कर, सी बी सी अपॉन आर टी सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जेड सी इंटू में पी आर वी आर अपॉन टी सी। और जेड सी क्या है? इट इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट। It is the compressibility factor at critical point of the gas, and PR, VR and TR are the non-dimensional properties. जो हमारी PR, VR और ZR है, ये क्या है? हमारी non-dimensional properties हैं. Since law of corresponding state indicate that VR is a universal function of PR and TR, and the above equation also suggests that compressibility factor is also a universal function of PR and TR for all the gases, those have the same critical compressibility. इसका क्या मतलब हुआ कि जो compressibility factor है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक compressibility चार्ट बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम जेड एक्सिस के ऊपर तो लेते हैं जेड, सॉरी वाई एक्सिस पे लेते हैं जेड, और जेड क्या होता है? पी इक्वल टू आर टी। और यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? रिड्यूस प्रेशर। अब आप देखो, दिस इज अ वैल्यू ऑफ टी आर। अब टी आर की वैल्यू, यहाँ पर जेड की वैल्यू है, तो आप इसकी वैल्यू है क्या कहते हैं, हमारा जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, पर जैसे जैसे टी आर की वैल्यू हमने 1 रखी तो टी आर यानी रिड्यूस टेम्परेचर। अब इसकी 1 वैल्यू, जैसे जैसे हमारा रिड्यूस प्रेशर की वैल्यू 1 थी तो ये वैल्यू आई 0.2, जैसे ये वैल्यू 2 आई इसकी वैल्यू आई 0.3, 3 पे 0.4। दिस इज द ग्राफ। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जेड की वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी चार्ट। ठीक है, दिस चार्ट प्रोवाइड मीन ऑफ एक्सप्रेसिंग डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। इस चार्ट से हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो हमारा रियल गैस है उसका बिहेवियर आइडियल गैस से कितना अलग होगा। जो उसकी एक्यूरेसी है दैट इज ±5%, अदरवाइज जो ये रिजल्ट है दे आर द एक्यूरेट रिजल्ट। These charts give best result for the reason well removed from critical state for all gases. The chart show that both temperature and pressure introduce deviation from the ideal behavior. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रियल जो गैसेस है ना, they show different behavior from the ideal gases. So आज मैंने आपको क्या बताया? आज मैंने आपको बताया एक तो ये प्रॉपर्टीज के बारे में, जो हमारी प्रॉपर्टीज थी टर्मिनोलॉजी, आइडियल गैस मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और उसके अलावा वॉल्यूम फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन जो टर्म नॉर्मली हम यूज करते हैं वो नॉर्मली हम यूज करते हैं इसके लिए प्रेशर के लिए। उसके अलावा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी चार्ट है, ये हमने इक्वेशन की PV=ZRT जो रियल गैस इक्वेशन के लिए यूज करते हैं, और जेड की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? जेड की वैल्यू 1 होती है परफेक्ट गैस इक्वेशन के लिए, और जेड की वैल्यू रियल गैसेस के लेस देन 1 और मोर देन 1 पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम क्या करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए कि रिड्यूस वेरिएबल लेते हैं। रिड्यूस वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, पी को क्रिटिकल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, टी को भी क्रिटिकल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, और वी को, और उसके वहां से हमें मालूम पड़ता है कि जो जेड है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, और वहां से हम रिलेशन निकालते हैं जेड इज इक्वल टू जेड सी डॉट पी आर वी आर अपॉन टी आर। और यहाँ से हम क्या करते हैं,
यहाँ से हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं और इस कर्व से हमें क्या मालूम पड़ता है, इस कर्व से हमें ये मालूम पड़ता है कि कौन सी गैस का बिहेवियर अपने आइडियल गैस से कितना डिफरेंट होगा। सो दिस इज अबाउट दिस फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ चैप्टर दिस यू आर ओवर। मैं क्या करूंगा, मंडे को आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है बच्चों, मंडे को आपका टेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। मैं ये नोट्स आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वीडियो लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, कुछ दो तीन क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल गैस which obey the law PV is equal to RT at all the temperature and pressure, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल गैसेस। तो गैसेस इसको फॉलो करती हैं, वो गैसेस कौन सी होती हैं, वो गैसेस जो होती हैं वो हमारी आइडियल गैसेस होती हैं। हाँ, उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप देखो, आप ये देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो रिलेशन है वो करली यू बाय करली के कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ठीक है। सीपी के करली एच होता है, ये भी ठीक है। सीपी माइनस इनटू आर आइडियल गैस के लिए, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये तीनों एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है हमारे। द पॉइंट एट विच ऑल थ्री फेस एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, जिस पॉइंट पे तीनों फेस होते हैं क्या बोलते हैं उसको। हाँ जी बच्चों, ट्रिपल पॉइंट। यस, परफेक्ट, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं उसको। और ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, मैंने बताया भी था आपको, 0.01 डिग्री सेल्सियस और 0.611 किलो पास्कल। वन टू वाली क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस A अपॉन B स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये हमारा क्या है, परफेक्ट गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, द रेशो ऑफ मास ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट टू दैट ऑफ टोटल मिक्सचर, क्या बोलेंगे इसको, रेशो ऑफ मास ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट टू दैट ऑफ टोटल मिक्सचर, क्या बोलेंगे इसको। हाँ जी बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, रेशो ऑफ मास ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट टू द टोटल मिक्सचर, इसको बोलेंगे हम लोग मास फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, मास फ्रैक्शन। और द रेशो ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल मास, टोटल नंबर ऑफ मोल, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होंगे। सो बी रेडी फॉर योर टेस्ट।